हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग स्टॉक की जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक एक प्राइवेट बैंक है और जिसका जो मैक्सिमम ऑपरेशन है वो जम्मू कश्मीर में ही चलता है। लगभग 87% जो इसका ऑपरेशंस है और जो मेन एरिया ये कवर करते हैं वो जम्मू कश्मीर में ही है। ऑल्दो ये अब धीरे-धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं ये शेयर मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है। इसको हम 2 हिस्से में बात करेंगे। पहला हिस्सा होगा जिसमें हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और दूसरे हिस्से में हम इसके टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि कितना इसका लगभग-लगभग टारगेट बन के आता है। आइए देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। सो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो लिस्टिंग है वो मार्केट कैप इसका टोटल लगभग-लगभग 7,500 करोड़ का है। उस हिसाब से ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। जो इसका करंट प्राइस है वो 77 का चल रहा है। ये अपने इस साल जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट था वो 26 का था और जो सबसे हाईएस्ट है वो 79 का है। तो ये अपने ओवरऑल जो 52 डेज़ जो हाई होता है उसके आस-पास चल रहा है। विगत 1 वर्षों में इसने 3 गुना अब मतलब 2 गुना रिटर्न दिया है, मतलब 2 गुना फ़ायदा हुआ है, 3 गुना प्राइसेज़ हो गए हैं अपने निचले दरों से। इस जो शेयर है इसकी जो सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसका जो पीई है वो काफ़ी कम है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक का अगर हम देखें कि पीई अंदाज़न से कितना होता है, तो टोटल 26 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, मतलब लिस्टेड हैं और अगर हम इसको पीई से सॉर्ट करें, कम से ज़्यादा की ओर, तो जेएंडके बैंक तीसरे नंबर पे आता है, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक। तो टॉप 5 बैंक्स में ये है क्योंकि अब इसमें हमें वैल्यू दिखता है इसी कारण से क्योंकि इसका प्राइस जो है काफ़ी सस्ता है। मतलब इसको जितना होना चाहिए उससे ये सस्ता भी दिख रहा है क्योंकि 26 कंपनी का जो मीडियन पी है वो भी 26 का जो मीडियन पी है वो भी 13 का है। तो उस हिसाब से ये सस्ता है और हमें सस्ता ही देखना है, महँगे की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि सस्ते में ही हमें वैल्यू बाइंग का अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। दूसरा जो इसका जो फैक्टर है बुक वैल्यू इसका 103 है और ये करंट करंट प्राइस इसका उससे भी कम है। तो उस हिसाब से भी ये जितना इसका बुक में इसका वैल्यू है उससे भी कम ये अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। जनरली जो भी मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ होते हैं वो अपने बुक वैल्यू से थोड़े से प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहे होते हैं। तो उस लिहाज से भी ये सस्ता है। तीसरा चीज़ जो है हम इसका देखना चाहते हैं वो है एंटरप्राइज़ वैल्यू। इस स्टॉक का जो एंटरप्राइज़ वैल्यू है जितना इसका जो वैल्यू लगाया जा रहा है वो लगभग-लगभग सवा लाख करोड़ का एग्ज़ैक्टली मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। 1,23,491 करोड़ का है। जो कि अगर इससे लगभग-लगभग गुना करें तो ये अ, 18 टाइम्स के लगभग-लगभग आएगा। सो मतलब 18 गुने सस्ता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी किसी बैंक से कि उसका एंटरप्राइज़ वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक का 19 लाख करोड़ है, मार्केट कैप 6 लाख करोड़ है, मतलब 1/3 पे। एचडीएफसी बैंक का देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक का भी 31,000 लगभग ढाई गुना मतलब 40% पे है लगभग-लगभग। मतलब फिर भी आप 1/3 मान सकते हैं। और अगर हम और किसी और कोटक महिंद्रा का भी देख लेते हैं, यही 3 प्रोमिनेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। ये भी अपने हाफ पे ट्रेड कर रहा है एंटरप्राइज़ वैल्यू से क्योंकि इसका पी थोड़ा ज़्यादा भी रहता है। उस हिसाब से भी अगर हम इसे 1/3 भी नहीं 1/10 भी दें, तो भी यहाँ से डबल हो सकता है। 1/10 ना सही 1/5 दें, 1/6 दें, जो भी दें तो इससे ऊपर का ही वैल्यू मिलता है हमें। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम इसका देखना चाहते हैं कि ओवरऑल इसका प्राइस कैसा रहा है पिछले 10 सालों में। इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो 2014 में लगभग 186 का था। आज के दिन में इसका जो प्राइस है वो उससे वहाँ के प्राइस से लगभग आधे से भी नीचे है। और आगे बढ़ते हैं तो इस बार का रिज़ल्ट देखते हैं हम जून क्वार्टर का रिज़ल्ट। जून क्वार्टर का रिज़ल्ट पिछले जून से कंपेयर करते हैं तो लगभग डबल हो गया है। ईपीएस भी डबल हो गया है और रेवेन्यू भी लगभग 20% से बढ़ा है। ओवरऑल प्रॉफिट तो 7 गुना 8 गुना हो गया है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने पे थोड़ा-सा कमी है, बट किसी भी रिज़ल्ट को क्वार्टर टू क्वार्टर ही कंपेयर करना चाहिए। और ओवरऑल अगर हम 12 महीने का देखें रेवेन्यू तो रेवेन्यू भी हाईएस्ट है पिछले 10 सालों में, 10-12 सालों में। और अगर हम देखें कि नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट भी हमारा लगभग 50% ऊपर चल रहा है और ये ओवरऑल तो हाईएस्ट है ही। और कहने का मतलब है कि अभी भी ये अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे नहीं पहुँचा है, बट जैसे-जैसे ये अपनी ऑफिस एफिशिएंसी को बढ़ाएँगे, इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। क्योंकि जितना कंपैरिज़न में अगर हम करें बाकी किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक से, तो इतने रेवेन्यू पे लगभग-लगभग 2,500 करोड़ का या 3,000 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। बट ओवरऑल धीरे-धीरे रेवेन्यू ग्रो करते-करते इनके पास जो भी हिस्टोरिकल बैगेज था, बैड लोन्स का या इनएफिशिएंटली जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वो जो कैरी आउट कर रही थी, तो उसको सुधार करते-करते ये बढ़ने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इनका बैलेंस शीट देखते हैं। 7,000 करोड़ की कंपनी है, जो क्विकली जो नज़र आता है वो यही है कि 2,000 ढाई हज़ार करोड़ तो इनके पास फिक्स्ड एसेट है। तो और जो प्रमोटर हैं इसके वो अगर आप देखें तो ये भी स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट 4% है आपका स्टेट फाइनेंस किनके पास है? हाँ, इनके पास है और 3% है आपका जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। दोनों के फाइनेंस सेक्रेटरी के पास 3% 4% स्टेक है, तो 63% तो गवर्नमेंट के ही पास है। बट इसे हम अब किसी के पास सवाल आ सकता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में तब ये पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों नहीं है? क्योंकि ये रजिस्टर्ड हुआ है डिफरेंट सेक्शन में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, इसीलिए इसको प्राइवेट बैंक कहते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे भी जनरली ऐसा अज़्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और मेबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हो। सो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस बार के रिज़ल्ट का जो नोट्स है उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात कही कही गई है। तो जो मुझे 2 इंपॉर्टेंट बात नज़र आती है वो ये है कि इन्होंने ये अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, जहाँ भी इनका पैसा फँसा हुआ है वहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं। जो भी बैड लोन्स थे जैसे कुछ आईएफआईएन करके कोई कंपनी है उसमें इनका स्मॉल एक्सपोज़र है, हेयर कट रिकवरी लेके ये उससे निकलना चाहते हैं। अब बैंक अपना टेक्नोलॉजी में भी
और डिजिटाइजेशन में भी खर्चा कर रही है और साथ-साथ रिकवरी और राइट ऑफ पे भी ध्यान दे रही है, क्या ताकि आगे का जो साइकिल चले, वो काफ़ी पॉजिटिवली और प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़ोकस्ड रहे। जो इसका एक मेजर पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा कि बैंक के जो हेड हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये अपने जो प्रॉफिट का टारगेट है, वो 4000 करोड़ ले जाना चाहते हैं। सो 4000 करोड़ पे अगर हम 4000 करोड़ के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो आइए अभी चल रहा है ये, जैसा कि हमने देखा ये 1351 करोड़ का है। तो यहाँ से 3 गुना का ये लक्ष्य अपना देख रहे हैं। तो 3 गुना होने पे क्या प्राइस यहाँ से 3 गुना नहीं होगा? प्राइस भी 3 गुना होगा और ये 4 साल के पहले ही हो जाएगा, अगर ये अपना एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं और एनपीए को अगर घटा लेते हैं। रिकवरीज़ जो बैड बैड लोन्स कहीं-कहीं पे फँसे हुए हैं, अगर उसको रिकवर कर पाते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में शायद 2015 में ही लाया था, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो बिल लाया था, उसके थ्रू जो बैड लोन रिकवरी है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, कि इवन विलफुल डिफॉल्टर पहले शांति से बैठे रहते थे। अब जब तक उनका जो भी एसेट है, उससे ही हम जो बैड लोन्स का हम क्या कहते हैं रिकवरी करते हैं। सो ये भी बहुत अच्छा है और ख़ास करके कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, जो स्पेशली आर्टिकल 370 6 अगस्त 2019 को जब रिपील हुआ था, इसको हटा दिया गया था, तो उसके बाद से ये कंट्रोल वहाँ के गवर्नर के हाथ में आ गया है, जो अभी मनोज सिन्हा हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं वहाँ के अभी। और इस पहले जो था काफ़ी बंद सा स्टेट था जम्मू कश्मीर, अगर हम उसको भी समझना चाहें तो। और इस कारण से जब कंट्रोल खुला, मतलब रिवोक होने के कारण आरटीआई लागू होना चालू हुआ, डिफरेंट सीबीआई एजेंसी, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ वहाँ पे चली गई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी परव्यू हो गया स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होने से थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंसी आया और ऑब्वियसली जब पहले भी इंटीग्रल पार्ट था इंडिया का, अब 370 हटने के बाद अब किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर कोई भी एलियनेटेड पार्ट जैसा फ़ील नहीं आएगा। सो उस कारण से इसका इंटीग्रेशन, इवन बैंक का भी इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली हुआ और अब पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल में है और गवर्नमेंट की नज़र में है। सो उस चक्कर में भी इसीलिए अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो एक समय पता नहीं एफआईआईज़ के तौर पे कौन से एंटिटीज़ इसमें इन्वेस्ट किए हुए थे। 2020 में धीरे-धीरे जाके अगर आप देखें तो मार्च 2022 तक एफआईआई ने अपना सारा पैसा हटा लिया था। मतलब पता नहीं कैसे, या कोई शेडी डील हो रहा हो बीच में, इस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, बट ये यहाँ पर 1% से भी नीचे आ गया था। अब धीरे-धीरे एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का विश्वास बढ़ रहा है, तो अगर आप देखें तो पिछले डेढ़ 2 साल में फिर से वापस आ गया 5% डीआईआई और एफआईआई। तो ये आपको दिखाता है कि कैसे विदेशी, मतलब बाहर की एंटिटीज़ जो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ हैं, वो भी इसमें अपना वैल्यू देख रही हैं। तो ये हो गया क्विकली फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर। सो ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक का डेली चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पर जो मेन 3 से 4 पॉइंट है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, और मैं इसका टारगेट, एक प्रोबेबल टारगेट हम लोग डिसाइड करेंगे। एक तो जो हमने फॉरवर्ड ईपीएस जो हमने बोला कि जो जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोल रहा है कि अगले 5 साल में 4000 करोड़ का वो प्रॉफिट लाना चाहते हैं। उस हिसाब से लगभग-लगभग 30-35 का पीई बनेगा। 30-35 का पीई बनने के बाद अगर हम यहाँ पर एक बनाएँ, तो मानिए अगर 40 का पीई अगर हम उसको दे देते हैं, ठीक है? और 40 का पीई और 40 का ईपीएस, राइट? और हम दे देते हैं, अभी चल रहा है 5 का पीई। अगर इस हिसाब से अगर हम इसका प्राइस निकालना चाहें, तो भी हो जाता है 40 इंटू 5 लगभग-लगभग 200 का प्राइस बन जाएगा। लेकिन क्या जब वैल्यू अनलॉक होगा तो क्या इसको वही पुराना हिस्टोरिकल पी दिया जाएगा? लेकिन अगर इस केस में अगर हम इसे 10 का पी देते हैं, तो उस हिसाब से ये प्राइस 400 तक जा सकता है। और अगर ये 40 ना भी जाए, अगर सिर्फ 35 तक भी जाए, तो भी हमारा टारगेट लगभग 350 बन जाएगा। फॉरवर्ड अगर हम ईपीएस इसको 35 का देते हैं, तो 35 का ईपीएस हम इसलिए भी दे सकते हैं इसको, क्योंकि 4000 का टारगेट 5 साल में बोला गया है। और साथ-साथ इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रही है। अगर आप देखें तो 8000 करोड़ से, जहाँ 8500 करोड़ पे माइनस 1200-1100 करोड़ का लॉस था, वहीं 1000-1500 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ने से 1000-1500 करोड़ का कैसे बढ़ गया? क्योंकि एनपीए को सॉर्ट आउट किया इन लोगों ने और धीरे-धीरे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एक सही तरीके से बैंक को चला के प्रॉफिट करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि 350 तक भी जाना चाहिए। बट अगर सब उसको, उस चीज़ को मानिए अगर हम हटा के भी देखते हैं, तो अभी के हिसाब से हम इसका टारगेट देखना चाहते हैं कि क्या बनता है। तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। इन्वेस्टोपीडिया का मैं लिंक आपको दे दूँगा। ऐसा जब भी बनता है तो इसका मतलब होता है कि एक यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ आया और जब लोएस्ट पॉइंट पे था, तब किसी न किसी स्ट्रॉन्ग हैंड को ये न लगा कि ये एक वैल्यू बाइंग अपॉर्च्युनिटी है और इसी कारण से इसको यहाँ से खींच के ले जाया जा रहा है। तो ये एक पहला पॉइंट हुआ। दूसरा जो मेन पॉइंट मुझे नज़र आता है, अगर किसी आप लोग ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर जिस हिसाब से हाई वॉल्यूम देखा जा रहा है, ये एक-एक बार एक-एक दिन को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कितना कितना ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर जा रहा हो और इस तरह के लंबे-लंबे वॉल्यूम हिस्टोग्राम्स बने, इसका मतलब है एक्यूमुलेशन हो रहा है। और अगर ये प्राइस नीचे आ रहा होता है और लंबे-लंबे बार्स यहाँ बनते हैं, इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी स्टॉक को पकड़े हुए उसे निकलना चाहिए और इस केसेस में जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोगों को इसमें अक्यूमुलेट करना चाहिए अपने अपने हिस्से में भी। रिटेल इन्वेस्टर जनरली इस केस में अक्यूमुलेट करता है और इस केस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, व्हाइल जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो अपोजिट करते हैं। इसमें वो निकालते हैं, रिटेल्स को पकड़ाते हैं और यहाँ पर खुद एक्यूमुलेट करते हैं। सो यहाँ पर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड अपने आप को इस शेयर में एंट्री किया होगा। व्हाइल जो लूज़ हैंड्स हैं, वो अभी भी हर मौके पे डर के छोड़ते होंगे। जैसे मानिए कि यहाँ तक जब ये इस पॉइंट से ₹14 से उठ के ₹40 तक आया होगा, ₹45 तक, और इसके बाद जब नीचे गया होगा, तो कौन से लोगों ने इसके अंदर से पैसे हटाए होंगे? अपना पोज़ीशन हटाया होगा, जो लूज़ हैंड्स होंगे। इसीलिए इसको कहते हैं कि पेड़ पेड़ पे जैसे चिड़िया बैठी हुई है, तो उसको
पेड़ को हल्का-सा भी हिलाने पे वो चिड़िया उठ छोड़ के भाग जाती है। लेकिन अगर कोई जोक जैसा चिपका हुआ होगा, वो नहीं छोड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग हैंड एक जोक की तरह है, वो पैसे को नीचे लाया ही इसीलिए है कि जो कमज़ोर लोग हैं वो छोड़ के निकलें और वो इसमें शेयर में एंट्री करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्युमुलेट करें। और जब सबसे ऊपर पॉइंट पे जाएगा तब वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन धीरे-धीरे करके चालू करेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे टारगेट नज़र आता है, एक तो यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा था, जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। इसका टारगेट लगभग होगा, देख ही लेते हैं। यहाँ से टारगेट अगर हम देखें, तो इसको इसके ऊपर प्लॉट करते हैं और ये 86 का 85 का लगभग आ रहा है। तो ये अभी भी क्रॉस नहीं किया, इसको भी क्रॉस करेगा ही। यहाँ पे हो सकता है कि इसको थोड़ा-सा रुके और आराम से क्रॉस करे, बट ये देखने वाली बात है। यहाँ पर भी जो मुझे नज़र आ रहा है, वो एक यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल, एक छोटा हैंडल है और एक बड़ा हैंडल है। तो 2 हैंडल के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। और जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया कि हैंडल का सिग्निफिकेंस क्या है, कि जब यहाँ तक आ गया, यहाँ से भी ब्रेकआउट देके ऊपर ले जाया जा सकता था। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनके मन में लालच बढ़ा और वो देखे कि देखते हैं और क्या हम इसमें से शेयर झाड़ सकते हैं किसी की और की जेब से। तो उसे ज़बरदस्ती नीचे लाते हैं और देखते हैं कि कोई डर के छोड़ के भागा, तो और ज़्यादा शेयर उनके हाथ में आ जाता है। जैसे देखिए, मानिए अगर यहाँ से 62 से ये 70 पे लाते, तो मानिए 15% सॉरी 25% का फ़ायदा होता। लेकिन अगर ये नीचे ले जाके 45 पे भी कुछ एक्युमुलेट कर पाए, तो 45 से 77 पे कितना फ़ायदा हुआ? लगभग 50% फ़ायदा हुआ। सो इस तरीके से ऑपरेटर काम करता है। जब उसे ऊपर लेके जाना ही है, उसे वैल्यू दिख ही रहा है, तो वो नीचे क्यों छोड़ेगा? सो यहाँ पर 114, 112 का एक सेकंड टारगेट नज़र आता है मुझे। 85 तो ऐसे भी अभी के लिए टारगेट नहीं है। इसके बाद जब ये 111 को क्रॉस करेगा, उस समय लगभग ये यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के जाएगा। अगर इसको मैं दिखाऊँ तो ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया आपका हेड और ये हो गया आपका राइट शोल्डर। और इसका अगर हम टारगेट बनाएँ, तो इसका टारगेट हमारा लगभग आना चाहिए, इसको ऊपर ले जाके प्लॉट करते हैं, ये लगभग 180 के लगभग आएगा, जो कि इसके लाइफ टाइम हाई के ही आस-पास है। अगर हम इसको यहाँ पे प्लॉट करके देखें कि इसका लाइफ टाइम हाई क्या बन रहा है लगभग, तो 195 के लगभग। सो डेफिनिटली लाइफ टाइम, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में भी हमने बात किया है कि जब भी कोई शेयर अपना लाइफ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रहा हो, तो वो अपने लाइफ टाइम हाई को टच करेगा ही करेगा, इवन उसको उसके बियॉन्ड भी जाएगा। ऑल डिपेंड्स कि ये कितना समय लेता है। सो दिस इज़ माय एनालिसिस ऑफ जेएनके बैंक। होप यू लाइक इट। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें इससे आपको अपना डिसीजन लेने में हो सकता है थोड़ा सहायता मिले, बट ये एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी मुझे में नज़र आता है। डिस्क्लेमर के लिए, मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ बहुत ही अर्ली प्राइसेस से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैंने अपना ट्विटर का भी हैंडल दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।